हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा आज आपके सामने शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के नियम लॉज ऑफ लर्निंग को लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीखना किसी उद्दीपन के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। सीखना या अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन लाता है। तो सीखने का लर्निंग का अभिप्राय चेंज ऑफ बिहेवियर से होता है। अब सीखने के जो नियम है, अधिगम के जो नियम है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के नियम दिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली जो नियम दिए हैं वो दिए हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक ने। और अधिगम के नियमों का क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, अधिगम के नियमों का क्या महत्व हो सकता है? तो अधिगम के नियमों का यह महत्व है कि यदि इन नियमों को एक अध्यापक कक्षागत परिस्थितियों में या शिक्षण विधियों के साथ इनको प्रयुक्त करें तो उससे सीखना सरल हो जाता है, सीखना सुगम हो जाता है, सीखना आसान हो जाता है। तो ये रायबर्न का स्टेटमेंट है। रायबर्न कहते थे कि अधिगम के नियमों से सीखना सुगम, स्थायी और सरल हो जाता है। तो जो ऊपर का नियम है कि अधिगम के क्या महत्व हैं, तो अधिगम के नियमों के क्या महत्व हैं, तो अधिगम के नियमों से अधिगम स्थायी, सुगम एवं संतोषजनक हो जाता है। और ये स्टेटमेंट था RAYBURN, रायबर्न। ये किसका स्टेटमेंट था? ये था रायबर्न का स्टेटमेंट। और अधिगम के जो सबसे प्रभावशाली नियम दिए हैं वो दिए हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने अधिगम के नियम अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 1913 में लिखी थी इन्होंने, 1930। उसमें इन्होंने नियमों को प्रकाशित किया था। और इनकी जो पीएचडी थी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक की जो पीएचडी थी, ये पीएचडी थी इनकी एनिमल इंटेलिजेंस। ये इनकी पीएचडी की प्रॉब्लम थी, ये इनकी पीएचडी का टॉपिक था। तो इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, एनिमल इंटेलिजेंस, IN इंटेलिजेंस। ये भी इनकी एक पीएचडी की थीसिस थी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की। अब इन्होंने अधिगम के, सीखने के, लर्निंग के कितने नियम दिए? तो इन्होंने कुल नियम दिए थे 8। तो इनके कुल नियम कितने थे? इनके कुल नियम थे 8। उसमें से 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो 3 मुख्य और 5 गौण, 3 + 5 कितने हो गए? 8। तो सीखने के कुल नियम थे इनके 8। तो अगर एमसीक्यू पूछता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए, तो 8 दिए। मुख्य नियम कितने दिए थॉर्नडाइक ने सीखने के? तो 3 दिए। और गौण नियम या सेकेंडरी लॉ कितने दिए? तो वो 5 दिए। तो 5 और 3 8, कुल नियम हो गए इनके 8। मुख्य नियम हो गए 3, गौण नियम हो गए 5। अब हम बात करते हैं मुख्य नियम की। इनके 3 मुख्य नियम थे। सबसे पहला था तत्परता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा नियम था इनका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा नियम था इनका प्रभाव या परिणाम का नियम, संतोष या असंतोष का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इन तीनों नियमों की बात करते हैं जो इनके मेन रूल्स थे या मेन लॉ थे। तो सबसे पहला नियम था इनका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम यह बताता है कि कोई भी प्राणी किसी भी कार्य को तब सीख पाता है जब वो उसे सीखने के लिए तत्पर होता है। अगर कोई प्राणी या कोई बच्चा, मनुष्य किसी कार्य को सीखना नहीं चाहता तो वो उसको सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि घोड़े को मार पीट कर तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। वो तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा। अब इस नियम को अध्यापक अपनी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे अप्लाई करता है? तो एक टीचर का दायित्व है, एक अध्यापक का दायित्व है कि वो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो 2 बातें महत्वपूर्ण करता है अध्यापक। एक तो जो पूर्व ज्ञान होता है उससे जोड़कर नवीन ज्ञान प्रदान करता है, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान प्रदान करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में जितने भी सीखने सिखाने के तौर तरीके बताए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तौर तरीका यही है कि जब भी कोई नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रदान किया जाए, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस नियम की बात करते हैं तो ज्ञात से
अज्ञात की ओर ये लेकर चलता है। इसके बाद दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बहुत पुराना नियम है। ठीक, आपने एक सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सिद्धांत, रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान, ये दुआ सुना। तो उसमें ये बताया गया कि अगर किसी चीज को हम बार बार दोहराते जाते हैं, जब हम उस चीज को बार बार दोहराते हैं तो हमें याद हो जाती है। ठीक, तो वास्तव में जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, वो आगे पढ़ेंगे, वो एसआर थ्योरी थी, कनेक्शनिज्म था, बंधन थ्योरी थी। एस का मतलब था स्टिमुलस और आर का मतलब था रेस्पॉन्स। तो ये क्या कहते थे कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जितने ज्यादा बंध बनेंगे, क्या बात बताई मैंने, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ही सीखना स्थायी होगा। यानी ये अभ्यास की पुनरावृत्ति पर बल देते हैं। गणित विषयों में और शुद्ध उच्चारण में ये प्रयुक्त होता है। गणित में क्या होता है भाई, गणित कैसे सीखते हैं बच्चे, कोई एक प्रॉब्लम सिखा दी, उसके बाद उस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती है, हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी जाती है। वो इसलिए होती है कि बच्चे ज्यादा ज्यादा अभ्यास करें। इससे दो नियम निकल जाते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। एक तो निकलता है उपयोग का नियम, उपयोग का नियम जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूज। एक निकलता है अनुपयोग का नियम जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज। सिंपल शब्दों में कहें कि अगर हम किसी कार्य की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, किसी कार्य को हम अपने उपयोग में लाते रहते हैं, किसी कंटेंट को हम बार बार पढ़ते रहते हैं, तो हमारे याद रहता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूज। एक होता है इसका उल्टा ही अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। अगर हम किसी कार्य को बार बार अभ्यास में नहीं लाते, किसी कार्य के निरंतर आवृत्ति या पुनरावृत्ति नहीं करते, तो उस कार्य को हम भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज। तो अभ्यास का नियम क्या, अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम बार बार पुनरावृत्ति और आवृत्ति पर बल देता है। और अधिकांश वैज्ञानिकों ने थॉर्नडाइक के जिस नियम को स्वीकार किया है वो नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और ये इसी पर आधारित है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पर, कि एस और आर के मध्य जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, यानी जितना ज्यादा पुनरावृत्ति होगी, सीखना उतना ही अच्छा होगा। और अगर एस और आर के मध्य बॉन्ड नहीं ज्यादा बनाओगे तो आगे जाकर हम उस कंटेंट को या उस चीज को भूल जाएंगे। ठीक, और मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वाधिक इसी नियम को स्वीकार किया गया। बाद में थॉर्नडाइक ने इस नियम में कुछ संशोधन भी किए थे। अब तीसरा नियम आता है प्रभाव या परिणाम का नियम, संतोष या असंतोष का नियम। अब ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये कहता है कि जिस कार्य का या जिस क्रिया का परिणाम, जिस क्रिया कार्य का रिजल्ट हमारे लिए संतोषजनक होता है, उस कार्य को हम सीख लेते हैं। जिस कार्य का प्रभाव या परिणाम हमारे लिए असंतोषजनक होता है, उस कार्य को हम सीख नहीं पाते। मान लीजिए कोई कार्य है, उस कार्य को करने के बाद हमें सुख मिल रहा, हमें संतोष मिल रहा, तो हम उस कार्य को करेंगे। और किसी कार्य को करने के बाद हमें सुख या संतोष नहीं मिल रहा बल्कि असंतोष मिल रहा है, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। यानी कार्य को सीखना या ना सीखना उसके प्रभाव या उसके परिणाम पर निर्भर करता है। अगर कार्य का प्रभाव संतोषजनक है तो हम उसको जल्दी सीख लेते हैं, कार्य का प्रभाव असंतोषजनक है तो हम उसको नहीं सीख पाते। यहाँ पर पुरस्कार और दंड दोनों की बात कही गई। यानी किसी कार्य को करने के बाद अगर हमें रिवार्ड मिलता है तो हम उस कार्य को कर लेते हैं, और किसी कार्य को करने के बाद अगर हमें पनिशमेंट मिलता है तो हम उस कार्य को नहीं करते। यानी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात कही गई है। बाल अपराधियों को सुधार हेतु ये नियम महत्वपूर्ण है। क्या बात बताई मैंने, एक तो बताई पुरस्कार और दंड पर ही आधारित है, और बाल अपराधियों के सुधार हेतु प्रभाव या परिणाम का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम, जो उसके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो तीसरे नंबर का ये प्रभाव या परिणाम का नियम, संतोष या असंतोष का नियम। और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने जिस नियम को स्वीकार किया इनको सर्वसम्मति के साथ, वो था अभ्यास का नियम। तो तीन तो मुख्य नियम हो गए। इसके बाद आता है गौण नियम। गौण नियम इन्होंने दिए 5, तो 3 मुख्य 5 गौण नियम, टोटल मिलाकर हो गए 8। अब गौण नियम में कौन सा, सबसे पहले बहु प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ये नियम ये कहता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए केवल एक प्रकार की क्रिया नहीं करते कि एक ही प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, बल्कि उस कार्य को करने के लिए हम बहुत सारी रेस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रिया करते हैं। जो
सही प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको हम अपनाते जाते हैं, और जो गलत प्रतिक्रिया होती हैं, रॉन्ग रेस्पॉन्स होता है, उसको हम छोड़ते चले जाते हैं। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में दिया था। एक्चुअली सारे नियम इनके सिद्धांत से निकले हैं। इन्होंने मुर्गी पर, बिल्ली पर, इन सब पर प्रयोग किए थे, लेकिन बिल्ली के इनके प्रयोग एक्सपेरिमेंट बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें बिल्ली जब पिंजरे से बाहर निकलना सीखती है ना, तो बहुत सारे रेस्पॉन्स करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो गलत रेस्पॉन्स होती है उनको छोड़ती चली जाती है, और जो सही रेस्पॉन्स होती है उनको स्वीकार करती चली जाती है। तो ये जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, जो ये कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जरूरी नहीं वो सारी प्रतिक्रियाएं सही हो, उनमें जो सही प्रतिक्रिया होती है, जो राइट रेस्पॉन्स होते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं, और जो रॉन्ग रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको हम अस्वीकार करते हैं। तो अगर इस नियम को देखें तो ये पूरा का पूरा नियम थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर आधारित है। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का मतलब है प्रयास और त्रुटि। और वाहन चलाना सीखना, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि वाहन चलाना सीखना थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो वाहन चलाना सीखना ट्रायल एंड एरर पर आधारित है, बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, कि रॉन्ग रेस्पॉन्स को छोड़ते चले जाओ और राइट रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद है दूसरा अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ एटीट्यूड का मतलब है कि अगर किसी कार्य के प्रति हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होगा, हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक होगी, हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक होगी, तो उस कार्य को हम सीख लेंगे। किसी कार्य के प्रति अगर हमारी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति एटीट्यूड नकारात्मक होगा तो हम उस कार्य को नहीं सीखेंगे। आपने देखा होगा कक्षागत परिस्थितियों में कई विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं नहीं सर, मैं ड्राइंग नहीं लूंगा, मैं मैथ्स लूंगा, मैथ्स में मेरा रुचि है, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है मैथ्स के प्रति पॉजिटिव है और ड्राइंग के प्रति निगेटिव है। तो जिस कार्य को करने में हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उस कार्य को हम जल्दी करते हैं, और जिस कार्य को करने में हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नहीं ये हम नहीं करेंगे, उस कार्य को हम नहीं कर पाते। इसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसका मतलब होता है अगर हमें कोई कार्य सीखना तो हम उसको एक साथ नहीं करते, उस कार्य को हम टुकड़ों में सीखते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं, उसको टुकड़ों में सीखते हैं। मान लीजिए गाड़ी चलाना आपको सीखना है, तो ये तो नहीं कि तुमने आज गाड़ी ली आज ही सीख जाओगे, उसके लिए 3 दिन 5 दिन 10 दिन आपको लगेंगे। ठीक, तो यानी आप पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखोगे। वास्तव में ये अंश से पूर्ण की ओर एक शिक्षण सिद्धांत होता है, एक शिक्षण सूत्र होता है, अंश से पूर्ण की ओर, यानी पार्ट टू होल, ये उस पर आधारित है। तो जो आंशिक क्रिया का नियम है ये पार्ट टू होल पर आधारित है। किस पर? पार्ट टू होल पर ये आधारित है। अब इसके बाद चौथा नियम आता है इनका आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। ये नियम क्या कहता है कि मान लीजिए हम कोई कार्य सीख गए, तो उस कार्य को सीखने के बाद हम उसका आत्मीकरण कर लेते हैं, ठीक, और उस कार्य को हम भूलते नहीं। यानी हम जो नवीन कार्य हमने सीखा, उस नवीन कार्य को सीखने के बाद हम उसको अपने पुराने अनुभव में जोड़ देते हैं। कोई भी नवीन कार्य हमने सीखा तो उस नवीन कार्य का अधिगम करने के बाद हम उस नवीन कार्य को अपने पुराने कार्य का एक अंग बना लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा सीखा हुआ कार्य हो जाता है। फिर उस कार्य को आधार बनाकर हम फिर नवीन कार्य की तरफ चलते हैं। तो इसको बोलते हैं आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। किसी कार्य को करने के बाद हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। इनका सबसे लास्ट का नियम है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि हमने कोई कार्य सीख लिया, हमने किसी परिस्थिति को हल करने के लिए कोई कार्य सीख लिया, अब हमारे पास कालांतर में आगे चलकर उसी तरह की कोई परिस्थिति आती है, तो हम चूंकि पूर्व में हम ऐसी परिस्थितियों में समाधान कर चुके, तो हम उस परिस्थिति में भी, क्योंकि वो पहले की परिस्थिति से मिलती है, हम समाधान कर देंगे। यानी ये कहता है कि पूर्व में किसी परिस्थिति में किए गए कार्य को कालांतर में उसी प्रकार की परिस्थिति में उसी तरह के कार्य करके परिस्थिति को समझ लेना है, समस्या का समाधान करना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। और ये जो है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। किसकी? पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, उनके क्लासिकल कंडीशनिंग से ये संबंधित है। तो मैं एक बार इसको संक्षेप में दोहरा देता हूं। आज हमने लिया अधिगम के नियम,
लॉज ऑफ लर्निंग। तो लॉज ऑफ लर्निंग का महत्व मतलब अधिगम के नियमों का शिक्षा मनोविज्ञान में ये महत्व है कि इन नियमों को जानने से अधिगम सरल हो जाता है, अधिगम स्थायी हो जाता है, अधिगम सुगम हो जाता है। रायबन इसी प्रकार की बात कहते थे। वो रायबन कहते थे कि अगर अध्यापक कक्षागत परिस्थितियों में अपने शिक्षण में, अपनी शिक्षण विधियों में इन नियमों को अपनाए तो उससे अधिगम स्थायी, सुगम एवं संतोषजनक हो जाता है। अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण नियम दिए E.L. थॉर्नडाइक ने, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, 1913 में दिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक पुस्तक थी और इनकी पीएचडी का टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस। कुल नियम इन्होंने 8 दिए एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। मुख्य नियम 3 थे, गौण नियम 5 थे। मुख्य नियम 3 सबसे पहले था तत्परता का नियम, लो ऑफ रेडीनेस, कि किसी कार्य को करने के लिए अगर हम तत्पर हैं तो उस कार्य को सीख जाएंगे, अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं सीखेंगे। इसीलिए एक अध्यापक कक्षा में जाके प्रस्तावनात्मक प्रश्न या किसी कहानी के द्वारा अध्यापकों को प्रेरित करता है जिससे वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद अभ्यास का नियम, लो ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम किसी कार्य को लगातार कर रहे हैं तो हम उसे भूलेंगे नहीं, यानी हमारे उपयोग में आएगा। और अगर किसी कार्य को हम लगातार नहीं करते, कभी करके छोड़ दिया तो हम उसको भूल सकते हैं, वो होता है अनुपयोग का नियम। इसके बाद थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम, जिसको संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। जिस कार्य का परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है उस कार्य को हम सीख लेते हैं, जिस कार्य का परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता, असंतोषजनक होता है, उस कार्य को हम छोड़ देते हैं। ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर आधारित है। बाल अपराधियों की अवांछित क्रियाओं को बंद करने के लिए उनको असंतोष मतलब उनको दंड दिया जाता है जिससे उनको असंतोष होता है। ठीक। इसके बाद है गौण नियम। गौण नियम 5 है। पहला है बहुप्रति क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे रेस्पॉन्स करते हैं। जो सही रेस्पॉन्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जो गलत रेस्पॉन्स होते हैं उसको छोड़ते चले जाते हैं। अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, की किसी कार्य के प्रति अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक अभिवृत्ति है तो उस कार्य को हम सीखेंगे, अगर हमारी नकारात्मक अभिवृत्ति है तो उस कार्य को हम नहीं सीखेंगे। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। ये कहता है कि जो कार्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके हमें सीखना चाहिए, और ये अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, कि अगर हम किसी कार्य को सीख लेते हैं तो उस कार्य को हम अपने पूर्ण कार्य में सम्मिलित कर लेते हैं और उसका आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ये कहता है कि किसी एक परिस्थिति में किए गए कार्य को उसी समान दूसरी परिस्थिति में करना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, और ये पावलोव के नियम से संबंधित है। तो बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, हर सेंटेंस पे इस पे एमसीक्यू बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।